मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी अम्मा बहुत बेसब्री थी। मेरे अब्बा नशे के आदी थे। घर आते ही अम्मा अब्बा को कमरे में लेकर बंद हो जाती। सुबह अम्मा का मूड ऐसे फ्रेश होता कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे दिया हो। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी कि जिस दिन अब्बा नशा करके घर ना आते तो अम्मा ज़बरदस्ती अब्बा को नशा करवाकर कमरे में ले जाती। एक दिन अम्मा के कपड़े पहनकर चारपाई पर लेट गई। जब अब्बा कमरे में आया तो आते ही मेरे दोनों मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। मेरे वालिद के वर्षे में 4 घर अपने ज़ाती थे, जिनका किराया अच्छा खासा ही आता था। इसलिए अब्बा अगर ना भी कमाते तब भी हमारा घर अच्छा चलता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल था जिसे अब्बा चलाते थे। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि मेरे वालिद दिल में बिल्कुल एक आम नॉर्मल इंसान की तरह होते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो नशा करते हैं। वो काफ़ी समझदारी की बातें भी कर जाते थे और उनकी आंखों वो हमेशा खुमार नज़र नहीं आता था जो एक आदि नशा करने वालों की आंखों में देखता है। वो सुबह उठकर नाश्ता करते और अपने होटल पहले जाते। पूरा दिन जी तोड़कर मेहनत करते। दिन में उन्हें देखकर भी कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो नशा करते हैं। लेकिन रात को जब वो घर लौटते तो नशे से चूर लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते थे। उनकी आंखें नशे की वजह से सुर्ख होती थीं। मेरी वालदा दरवाज़ा खोलती और अब्बा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती। उसके बाद अम्मी अब्बा कमरे से बाहर नहीं आते थे। पूरी रात अब्बा के कमरे की बत्ती भी जलती रहती और सरगोशियों की आवाज़ें भी आती रहती। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अब्बा इतने नशे में घर लौटते कि अपने कदमों पर चल नहीं पाते थे। उन्हें देखकर ये लगता था कि अभी बिस्तर पर लेटते ही सो जाएंगे, लेकिन उनके कमरे से आने वाली सरगोशियाँ कुछ और ही बताती थीं। मेरे अब्बा रात देर से नहीं लौटते थे कि 12 का 1 बज जाए तो वह सीधा कमरे में चले जाएं, बल्कि वो तो 8-9 बजे घर लौट आते थे। अम्मी उनके घर आने से पहले रात का खाना बना चुकी होती। अब्बा घर आते हुए मेरे लिए कभी कभी खाना होटल से ले आते थे, खुद भी होटल से खा आते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरे माँ बाप कमरे में करते क्या रहते हैं। और अम्मी की ये रूटीन मैं 4-5 साल से देख रही थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन उन्हें मेरी फिर भी परवाह ना थी। अम्मी बस रोटी बनाकर मेरे लिए रख देती, कहती जब भूख लगे तब खा लेना, और शाम होते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने लगती। पहले पहले तो मैं छोटी थी, इसलिए इन बातों पर तवज्जो कम ही देती थी। मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी जब अम्मा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। मुझे उस वक्त अकेले कमरे से खौफ आता था, क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही तो थी, और वो भी रात भर के लिए। अगर मेरा कोई और बहन भाई होता तो शायद मुझे भी इस बात से सरोकार ना होता। मेरी माँ मेरे बाप के घर आते ही कमरे में क्यों चली जाती और फिर सुबह ही बाहर आती। अब मैं 8वीं जमात में थी और इस उम्र में ऐसी बातें जहन में ज़्यादा गर्दिश करती हैं। फिर ये बातें अक्सर अपने किसी कज़न या चचा की शादी में जिक्र करती थी। हम सब लड़कियां बालग हो चुकी थीं और इसलिए फितरी सी बात थी कि अब खिलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चरका देने के लिए थी। आजकल कौन सा फैशन मिल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी, मामू या चाची शादी उनका कमरा कब बंद हुआ और सुबह कब खुला, और ये बात कोई अनोखी भी ना थी। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे पर तो ना चाहते हुए सबकी ही नज़रें होती हैं। मेरी दोस्तें अक्सर यही बातें करके हंसती थी। चचा ने नाश्ते के दौरान सबकी नज़रों से बचकर चची को आंख मारी थी। हमने देख लिया। कभी कहती दादी से छुपकर चचा ने चची को गुलाब और कलियों के गजरे लगा दिए थे, लेकिन दादी ने उन्हें 12 बजे से पहले कमरे में जाने नहीं दिया, इसलिए चची का मूड ख़राब था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती थीं। अजीब बात यह थी कि हम सब में से यह किसी को मालूम ना था कि शादीशुदा जोड़े के बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान क्या होती है। लेकिन दिल में जज्बात कुछ अजीब से उठते थे। कभी तो जासूसा भी होता कि पता भी तो चले अंदर होता क्या है। यह सवाल ऐसा था जो हम सब लड़कियों के जहनों में उठता था, लेकिन शर्मा भी जाते थे, एक दूसरे से जिक्र नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे दिल एक सवाल अपने माँ बाप को लेकर भी उठता था, क्योंकि मेरे घर में ना तो दादी थी ना ही कोई चचा चची, और मेरे माँ बाप भी रात होते ही कमरे में चले जाते और फिर सुबह ही बाहर आते थे जब तक मैं सो नहीं जाती थी। मेरी नज़रें बार बार उनके कमरे के दरवाजे पर ही गर्दिश करती रहती। मैंने यूं ही एक बार अपनी सहेली से पूछ लिया कि तुम चाचा चाची के किस्से तो बहुत सुनाती हो, अपनी अम्मी अब्बा का भी कुछ तो बताओ।
मेरी बात पर वो हंसने लगी, कहने लगी, इस उम्र में उनका किस्सा सुनाना, उनके तो आपस के गिले शिकवे ही ख़त्म नहीं होते। अम्मी अक्सर हम बच्चों के साथ ही सो जाती हैं और अब्बा बेचारे अपने कमरे में वक्त के साथ मियाँ बीवी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे अपनी दोस्त की बात में सदाकत नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे घर तो ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो कम उम्र में ही अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि अम्मी कभी मेरे साथ सोई हों। मुझे तेज़ बुखार भी हो तो मैं बीमार हूँ या खौफ से डर गई हूँ। अम्मी को मेरी ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। बस अब्बा के आते ही वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह अब्बा को लेकर कमरे में बंद हो जाती थी। ना जाने क्यों, लेकिन मैं अब ना चाहते हुए भी अपनी अम्मा की अज़दवाजी ज़िंदगी का जायज़ा लेने लगी थी। शायद अब मेरी उम्र मुझे मेरी माँ की रहनुमाई की अशद ज़रूरत थी, जो मुझे अच्छा बुरा समझाती। लेकिन मेरी माँ के पास वक्त ही कहाँ था। मेरी तवज्जो का मरकज़ आजकल मेरे माँ बाप थे। मैंने सुना और देखा था कि नशा करने वाले मर्द के साथ रहने वाली औरतें उनके अताब का निशाना बनती हैं, लेकिन मेरी माँ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो जुल्म सहती होगी, क्योंकि सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो बिल्कुल ताज़ा दम होती। उनके बरअक्स मेरे वालिद का चेहरा बुझा बुझा सा लगता, और वो नाश्ते के साथ दर्द की दवा भी खाते थे, जैसे वो थकन से चूर हों। शायद नशे की वजह से ऐसा होता था। और मेरी माँ पराठे का नाश्ता करती। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने अपने घर से एक 20 साल लड़के को बाहर निकलते देखा। वो मेरी माँ से मुस्कुराते हुए वापस जाने की इजाज़त मांग रहा था। मेरी माँ भी उसे मुस्कुराकर अलविदा कह रही थी। मुझे देखकर अम्मा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। वह लड़का अब मुझे देखने लगा था। अम्मी जब उस लड़के को देखा कि वह बड़े गौर से मुझे देख रहा है, तो हम उसे घर के अंदर जाने का कहने लगी थी। मैं घर के अंदर चली गई। काफ़ी देर मेरी अम्मा उस लड़के से न जाने क्या बातें करती रही। मैंने पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ उससे यूं बेतकल्लफ थी जैसे पुरानी शनासाई हो। अम्मी जब अंदर आ गई तो मैंने अम्मी से पूछा ये कौन था और हमारे घर क्या कर रहा था। मेरी बात पर वह कुछ नज़रें चुराने लगी, कहने लगी, मेरी दोस्त का बेटा है, यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मुझे सलाम करने आ गया। ना जाने क्यों मुझे लगा मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात तो आई गई हो गई। एक बार अब्बा घर पर आए तो वह नशे में नहीं थे। मुझे उन्हें खुशमंदी में देखकर बड़ी खुशी हुई। वो मेरे लिए इस बार मिठाई लाए थे। मैं बहुत अरसे बाद अपने बाप को उस वक्त होश हवास में देख रही थी। मुझे बेहद खुशी है, लेकिन अब्बा को होश में देखकर मेरी माँ बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। पहली बार अब्बा ने सहन पर दस्तरखां बिछाकर मेरे साथ बैठकर खाना खाया था। मुझसे मेरे स्कूल का पूछने लगे। मुझे लगा आज मेरे लिए ईद का समा है। मैं अपने माँ बाप के होते हुए भी रोज़ तन्हाई का अजाब सहती थी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी माँ मेरे बाप को कमरे में रखती थी, और उसके बाद मैं स्कूल चली जाती और अब्बा अपने होटल में। रात को वो फिर से नशे में होते थे। मैं अपने ही घर में अपने माँ बाप के होते हुए भी यूँ रहती थी जैसे तनहा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं बेतहाशा खुश थी, लेकिन मेरी माँ मेरी यूँ चुप थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लगा था अब्बा को यूँ देखकर मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन अम्मी तो चुप थी। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मुझे अपनी माँ को देखकर हैरत हुई थी। खाना खाते ही मेरी अम्मा ने नशे का सिगरेट मेरे बाप को पकड़ा दिया, कहने लगी, इसे पियो। आज क्यों तुम सिगरेट पीकर नहीं आए? अपनी वालदा के मुंह से ये बात मैंने पहली बार सुनी थी, और मैं सुनकर शिश्ता सी रह गई। बीवियाँ तो इस बात से खुश होती हैं कि शौहर ने नशा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ खुद से मेरे बाप को सिगरेट लाकर दे रही थी। मेरे बाप ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगे, आज रहने दो, आज मैं जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ज़िंदगी क्या होती है। थक चुका हूँ नशे में रह रहकर। मेरे बाप के लहजे में नमी सी खिली थी। पहली बार मुझे अपने बाप की बात सुनकर दिल को एक दचका सा लगा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो मुझे खैरत के समंदर में गोताजन करने के लिए काफ़ी था। मेरी वालदा ने वो सिगरेट से लेटर जलाया और ज़बरदस्ती मेरे बाप के हाथ में पकड़ा दिया और कहने लगी, मुझे तुम नशे में चूर ही अच्छे लगते हो, पियो इसे और चलो कमरे में। मैं हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ का ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी? मेरे वालिद ने नम आंखों से मेरी माँ की तरफ देखा और वह सिगरेट मुंह में रख लिया और तेज़ी से सिगरेट के कश लेने लगे। सिगरेट पीते हुए मुसलसल मेरी वालिद के आंसू जारी थे। 1 मिनट में उन्होंने वो सिगरेट तेज़ी से पीकर नशे के जहर को अपने अंदर उतारा था। इतनी देर में मेरी माँ उन्हें दूसरा सिगरेट थमा चुकी थी। पहली बार मुझ पर एक ऐसी हकीकत आश्कार हुई थी कि मेरा दिल अपने बाप की बेबसी देखकर कट के रह गया था। 4 सिगरेट पीने के बाद
میرا باپ مدہوش ہو چکا تھا۔ میری ماں اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں یوں تھی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ میری ماں کیسی بیوی تھی جو اپنے شوہر کو خود زہر دے رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار یہ لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کمرے میں جا کر کچھ بھی کر سکتی ہے، پر محبت ہرگز نہیں۔ اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ آخر میری ماں چاہتی کیا ہے؟ امی کا کمرہ بند ہونے کے بعد میں نے دسترخوان اٹھایا، کھانا سنبھالا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں آج تک یہ سمجھتی رہی کہ نشہ میرا باپ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتا ہے، لیکن آج مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، سچ کچھ اور ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور غلط ہے کہ اس وقت ذہنی اشکار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی ماں قصوروار لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا ابھی 6 ماہ پہلے ہی ابا کی نشہ زیادہ کرنے سے طبیعت بگڑ گئی تھی۔ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں ابا مر ہی نہ جائے۔ میں ان دنوں رو رو کر ابا کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ہمیں بھی اداس تھی۔ میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ شروع کر لیا تھا۔ میرے والد کو کچھ نہ ہو، میں وہی پڑھ رہی تھی جب امی نے ایک دن ایک وکیل کو گھر پر بلا لیا اور ابا کے کاغذات لے کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اللہ تمہیں صحت دے، زندگی دے بابر، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے، برحق ہے۔ اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے بھائی مجھے کمزور عورت سے تمہاری ساری جائیداد یہ کہہ کر چھین لیں گے کہ بھائی کی جائیداد پر ہمارا بھی حق ہے۔ میں تو اپنی بچی کے ساتھ رول جاؤں گی۔ میرے والد کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، وہ بار بار کھانس رہے تھے۔ انہوں نے انہیلر کیا، اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ انہوں نے سارے گھر اور اپنا ہوٹل میری ماں کے نام لگا دیا۔ میری ماں کی آنکھیں اس وقت خوشی سے چمکی تھیں، لیکن میرے والد 15 دن بعد ہی ٹھیک ہونے لگے۔ 1 مہینے میں بہت زیادہ بہتر ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے نشہ کرنے کے لیے منع کیا تھا، اگر وہ باز نہ آئے تو مر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی ماہ ابا پھر سے نشے میں دودھ گھر آنے لگے۔ میں نے امی سے بہت کہا کہ آپ ابا سے کہیں کیا وہ نشہ چھوڑ دیں، آپ سے ابا بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالتے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں منع نہیں کرتی؟ میں تو رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کرتی ہوں کہ وہ نشہ چھوڑ دے، لیکن میری سنتا کب ہے؟ امی اس وقت نم آنکھوں سے مجھے کہہ رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہی لگا تھا کہ ابا ہی نشہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آج جو جواب مجھ کو کھلا تھا، میرا ذہن دنگ سا رہ گیا تھا۔ رات کو سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ رات کو بار بار میری آنکھ کھل جاتی تو میرے ذہن میں ساری بات یاد آنے لگتی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بھی مجھے چین نہیں آیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے ابھی بھی دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں امی کے کمرے کے پاس گئی اور کمرے کی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی اندر سے لاک تھی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، لیکن پھر میرے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی کہ میں وہ سوچ کر خوش ہو گئی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دن کے وقت امی کے کمرے میں جا کر کھڑکی کا لاک کھول دیا، لیکن کھڑکی ویسے ہی بند رہنے دی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ پورا دن میں نے گھڑی کی سوئیاں دیکھ کر گزارا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا جب مجھ پہ یہ راز بھی کھل جانا تھا۔ بند کمرہ، اصل ماجرا کیا ہے؟ میں رات کے 2 بجے وہ کھڑکی کا پٹ ہلکا سا کھولا اور جو منظر میں نے اندر دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو، میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرا باپ زمین پر بے ہوش سد پڑا تھا اور میری ماں بیڈ پر اس سالہ لڑکے کے ساتھ کھڑکی بند کیے اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو کیا اس لیے وہ میرے باپ کو نشہ دیتی تھی تاکہ وہ خود کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ وقت گزار سکیں؟ ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں رو رہی تھی، میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ صبح اسکول کے وقت میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ مجھے 2 دن بخار چڑھا رہا۔ میں بے سود اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ مجھے میری ماں بس کھانا اور دوا دیتی اور کمرے سے باہر چلی جاتی۔ میرے دل میں اپنی ماں کے لیے بس ایک ہی جذبہ تھا اور وہ تھا نفرت کا۔ رات کو ایک بار میرے والد میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں سب بیمار تھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، کہنے لگے، میری گڑیا کا بخار کیسے ہو گیا؟ وہ اس وقت نشے میں نہیں تھے۔ میں نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند کیے ہی لیٹی ہوئی تھی، لیکن اپنے باپ کی بات پر میں نے ایک بار مشکل آنکھ کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے بڑی محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کی صحت پہلے سے کافی بگڑ چکی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی حالت پر رونا آنے لگا۔ میرے دل سے ایک بے اختیار آہ نکلی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلے اور بہتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ میرے آنسو دیکھ کر میرا باپ تڑپ سا گیا۔ اس نے فوراً سے میرے آنسو صاف کیے، کہنے لگے، نہ میری گڑیا روتے نہیں۔ میں نے کہا، ابا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا،
तुम तो मेरी जान हो, मेरी बेटी हो। मैंने कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या मुझे आप दोगे? मेरे आंसू अब भी बह रहे थे। वो कहने लगे, सब कुछ तो तुम्हारे नाम है मेरी चंदा, और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मैंने कहा, मुझे मेरे अब्बा ला दें। ये कहकर मैं रोने लगी। बेहतियार उनका हाथ पकड़कर चूमने लगी, रोने लगी। मैंने कहा, अब्बा आप नशा छोड़ दें, नशा आपके लिए जहर है, आपको मार डालेगा, मुझसे आपका सदमा सहा नहीं जाएगा। मेरे यूं फूट फूट कर रोने पर वो मुझे चुप करवाने लगे। कहने लगे, तुम्हारा बाप सख्त जान है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैंने कहा, आपको नहीं पता अब्बा, अम्मा अच्छी औरत नहीं है। वो कहने लगे, नहीं गुड़िया, अपनी माँ के लिए ऐसे मत कहो। मैंने कहा, आप नहीं जानते अब्बा वो क्या करती है। मैंने अपने आप को सारी बात बताई तो मुझे लगा था कि वो अम्मी से नाराज़ होंगे। वो कहने लगे, तुम्हारी माँ मुझसे नफ़रत करती है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया है वो मुझसे नफ़रत ही कर सकती है। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मुझे कहने लगे, तुम्हारी माँ मेरी खालाजाद कज़न थी, उसके वालिदैन हादसे में मर गए तो वो हमारे घर रहने लगी। मैं उम्र में उससे 3 साल छोटा था, इसलिए वो मुझे छोटा कज़न ही समझती थी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जब मैंने अपनी पसंद का इजहार किया, मेरी माँ ने मेरी बात को एक जज्बाती बन समझा और तुम्हारी माँ की शादी किसी और से कर दी। मैं उस दिन बहुत रोया था, पागल सा हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ये बात ज़ाहिर नहीं करवाई। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तुम्हारी माँ को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसकी सास बड़ी जालिम थी, मियाँ बीवी को चैन से रहने नहीं देती थी। फिर तुम्हारी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भी उनके झगड़े तवील ही पकड़ते गए, यहाँ तक कि तुम उस दुनिया में आ गई। अपने वालदैन की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि वो मेरे सगे बाप नहीं थे। फिर उन्होंने कहा, एक दिन तुम्हारे माँ बाप का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस शख्स ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी और उसके बाद वो वापस हमारे घर आ गई। इद्दत पूरी होते ही मैंने फिर से अपनी वालदा से कहा कि वो मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवा दे। यूँ मेरी शादी उससे हो गई। तुम्हारे बाप ने बेटा अपने पास रख लिया और तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तुमसे भी हो गई। मैंने तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साहब का शौहर के साथ रहता है, इसलिए तुम कभी उससे मिलोगी भी नहीं, क्योंकि वो आएगा तो उसके बाप को भी आने का बहाना मिलेगा और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो चुप सी हो गई। उसने कभी बेटे से मिलने की जिद भी नहीं की, लेकिन मेरे साथ भी मोहब्बत ना कर सकी। तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन मोहब्बत अपने लिए शौहर से ही करती थी। फिर उस शख्स ने एक बार ये कहा कि वह मुझसे तलाक लेकर वापस उससे निकाह कर ले। जब ये बात तुम्हारी माँ ने सुनी तो मुझसे तलाक मांगने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सिर्फ सिगरेट पीने का आदी था, मगर मेरी सिगरेट में नशा कब से डालना शुरू हो गया मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लगा। मैं जब भी सिगरेट छोड़ने का इरादा करता तो तुम्हारी माँ अपनी कसम देकर मुझे सिगरेट पिलाने लगती। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। शायद वो ये समझती थी कि नशे की वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नशा मुझे बस मेरा सांस ही नहीं छीन सका। मैंने तुम्हारी माँ को आज़ाद नहीं किया, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वह मुझसे आज़ादी हासिल करने की खातिर मुझे नशे में मुब्तला करने लगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। वह रात को मुझे नशे में रखकर अपने बेटे से बातें करती है। उसने मुझसे मेरी जायदाद मांगी, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जो तुम्हें 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। वो मुझे नशे का आदी बनाकर मारना चाहती थी ताकि अपने साहब का शौहर से शादी कर ले।